हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्लास। दिस साइड सी दिव्यांशु बांजल। सर सबसे पहले वीडियो को हमारा लाइक करो फटाफट। हम लोग सर लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 20 मैंने कंप्लीट कराया हुआ था। ठीक है सर, आपने वीडियो देख ली होगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब सर मैं चैप्टर नंबर 12, 13, 14 मतलब अभी 13 कंप्लीट कराऊंगा। देखो सर, एक पेज का चैप्टर है सर 13। सर उसके बाद है सर चैप्टर 14। ये सर 2 पेजेस का चैप्टर है। एक पेज ये है और एक पेज ये दे रखा हुआ है सर। 2 पेज का चैप्टर है, आसान चैप्टर है। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सर चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। 12 थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है सर। सर अभी तक आपने इधर उधर से चैप्टर कराया, सीक्वेंस में नहीं कराया हुआ है, तो सर हमें समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो प्लीज़ सर आप कंफर्म करें, समझा दें हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है। ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने ABC एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ सर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है सर, हमने चैप्टर नंबर सबसे पहले क्या पढ़ा, चैप्टर 1 और 2 पढ़े थे हमने सर। सर चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है सर, मैं यहाँ पे इंडेक्स भी खोल लेता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। मैं ना हमारी समरी बुक की इंडेक्स है ना, इसको अपन खोल लेते हैं। इससे आपको तुरंत चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है सर, अभी 1 मिनट का समय दो, खुलने में टाइम लगता है इसको। जल्दी खुल जल्दी खुल। ठीक है सर, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 2 सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको चैप्टर 7 पढ़ाया, 8 पढ़ाया, 9 पढ़ाया, 10 पढ़ाया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ABC एनालिसिस में देख लेते हैं। सर चैप्टर 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 1 मिनट रुको, मेरे को हाईलाइटर लेने दो। ठीक है सर, चैप्टर 7 पढ़ाया, ठीक है, 8 पढ़ाया, 9 पढ़ाया, 10 पढ़ाया, ये 4 चैप्टर मैंने पढ़ाया और यहाँ से चैप्टर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। सर आज की वीडियो में मैं चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा, 12 थोड़ा सा पढ़ा पाऊंगा क्योंकि लंबा जाएगा। ठीक है, 13 और 14 में पूरा करा दूंगा, मतलब ये एक कैटेगरी हम कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 15 से लेकर 20 तक मैंने लास्ट की 2-3 वीडियो आप देखना नीचे यहीं से ऊपर, इससे पहले वाली 2-3 जो वीडियो उसमें 15 से 20 तक चैप्टर करा दिए। मतलब मेरी एक कैटेगरी आज कंप्लीट हो जाएगी, बस चैप्टर नंबर 12 जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मेरी एक कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और बी कैटेगरी में चैप्टर 1 2 पढ़ा दिया, 3 4 5 बहुत आसान है। ठीक है, हमारा चैप्टर 12 13 14 कंप्लीट करने के बाद हम ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम सर चैप्टर 4 पर और चैप्टर 11 पर। सर चैप्टर 4 और सर चैप्टर 11 का मैंने ये चीज़ सोचा हुआ है, मैं आपको इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जो चीज़ें दे रखी हुई वो कंप्लीट कराऊंगा। पास्ट टाइम का जो भी सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आराम से 3-3 क्लास, मतलब 3-3 4-4 घंटे इन चैप्टर्स में लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरा चैप्टर नंबर 4 की डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल डली हुई है, मतलब मेरे पास है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। ठीक है, अपन इन लेक्चर्स में जो क्रैश बैच है हमारा, जो रिवीजन लेक्चर है, हम इसमें स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ेंगे ताकि हमारा काम हो सके। ठीक है, चलो आपको समझ आ गया होगा रोड मैप अपन किस तरीके से चले। हम लोग ABC कैटेगरी के हिसाब से चले हुए हैं, अब ज़्यादा चैप्टर्स बचे नहीं हैं। ठीक है, लगभग 50 से 60% कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी ये क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स एक बार चेक कर लो कि इंडेक्स में किस तरीके से क्या है। ये इंडेक्स नाटक कर रही है आने में, आ गई आ गई आ गई आ गई। सर चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है, ये भी हो गया। अपन यहाँ पे पेन लेते हैं येलो कलर का। चैप्टर 9 10 हो गया। ठीक है, फिर 11 चैप्टर सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, चैप्टर 12 में अभी पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 13 14 अब आज वाले लेक्चर में कंप्लीट होगा। 15 16 17 18 19 20 ये तो कंप्लीटेड है। ठीक है, अब कौन सा बचेगा सर, चैप्टर नंबर 11 सबसे आखिरी में बचेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ पढ़ा दूंगा। चैप्टर 3 5 और 6 ये बाद में हो जाएंगे, मतलब हमारा जो चैप्टर 12 कंप्लीट होगा उसके बाद चैप्टर 3 5 6 कंप्लीट करेंगे। और सबसे लास्ट में बचेगा चैप्टर 4 और ये वाला चैप्टर नंबर 11, इनके स्पेसिफिक पोर्शन में दूंगा। ठीक है, अभी हम चैप्टर 13 14 और 12 पे हम हमारा पूरा फोकस रखते हैं। चलो आ जाओ, चलो फटाफट हमारी समरी बुक पे आओ प्लीज़। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम्हें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो, टाइम है तुम्हारे पास। देखो जब तक ये बुक खुल रही है कुल्ला सिमसिम हो रही है, जब तक आपके पास टाइम है कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक फटाफट। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए 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 सर, हम चैप्टर नंबर 13 पे आ गए। सर हम चैप्टर नंबर 13 पे आ गए। सर चैप्टर 13 सर एक पेज का है। सर देखो ये सिर्फ एक पेज का है सर, एक पेज का है ना। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। ओके, और चैप्टर 14 हमारा सर 2 पेजेस का है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 2 पेज में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे। कम ऑन एवरीवन, चलो स्टार्ट करेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाईलाइटर ले लूँ भाई लोग। स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर इसका मतलब क्या,
सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है पॉलिसीज और प्रोसीजर जो कंपनी को चलाने के लिए काम आती है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उसको बोलेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, मेरी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सर, ओके सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में सर बिस्किट बनाते हैं हम लोग, ठीक है सर, बिस्किट का रॉ मटेरियल आएगा, मशीन में डालेंगे, बिस्किट बनेगा, फिर बिस्किट को टेस्ट करके देखेंगे क्वालिटी के लिए, ठीक है, उसको पैक करके वेयर हाउस में रख दिया जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की प्रोसेस में सर रूल्स रेगुलेशन चाहिए, हमारा मैनेजमेंट होगा, हमारा एम्प्लॉय होगा, वो काम करेगा, ठीक है। अब इनको एम्प्लॉयज़ को चलाने के लिए मैनेजमेंट अच्छे से काम करे, इनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना दी जाती है कि भाई अगर हमारा एम्प्लॉय काम करने आ रहा है किसमें सर, मैन्युफैक्चरिंग करने आ रहा है, तो भैया उसके अलग से कपड़े दिए जाए, ड्रेस वगैरह दी जाए, उसके हैंड ग्लव्स होना चाहिए, हाइजीनिक थोड़ी सी मेंटेन करना, हाइजीनिक अपने को थोड़ा सा रखना है चीज़ों को, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी ड्रेस वगैरह भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारा एम्प्लॉय 8 बजे आना है तो 8 बजे सुबह आना है, ठीक है, लंच इतने बजे होना है तो इतने बजे होना है, तो ये क्या रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाई जाती हैं सर। इन रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स को ही बोला जाता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब सर ये सुनने में भारी भारी सा शब्द लग रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, लेकिन ये है नहीं। मतलब सिंपल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसको याद करना है सर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मींस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी, कंपनी ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड की गई हैं फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस अच्छे से चले, मोहब्बत से चले, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फटाफट याद करो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर एंश्योरिंग ऑर्डरली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सिंपल सी लाइन मैंने याद करा दी। फिर बोला गया इंक्लूडिंग, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है भैया, एडेयर करना है टू कंपनीज पॉलिसीज, एडेरेंस का मतलब होता है भैया चिपके रहना, मतलब फॉलो करना, किस चीज़ को फॉलो करना है, कंपनी की पॉलिसीज को फॉलो करना। दूसरी चीज़ है सर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, सर हमारे एसेट्स को सेफ गार्ड रखना है। कैसे सर सेफ गार्ड रखना है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई मशीन सर पानी में बाहर रख दी है सर, वो जंग खा रही है, खराब हो रही है, ऐसे नहीं करना है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, ये भी हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर आएगा कि हमारी कंपनी बरोबर अच्छे से चले, अच्छे से काम करे, ठीक है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज पर आप अडिग रहे, हमारी कंपनी की पॉलिसीज को आप फॉलो करो। फिर बोला गया सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, हमारे एसेट्स को क्या करें सर, आप सेफ गार्ड करो, ओके। फिर बोला गया भाई प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, फ्रॉड और एरर को क्या करो, बचाओ, प्रिवेंट करो और डिटेक्ट भी करो, ठीक है। फिर बोला गया ऑर्डरली एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं बहुत अच्छे से एक्यूरेटली क्या मेंटेन्ड हो, कंप्लीट हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है रिलायबल तरीके से, अच्छे तरीके से, जल्दी बने, टाइमली बने, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें से अपने को 3 पॉइंट याद रख लो बस, बहुत है, ठीक है सर, इतने इतना याद रखो, आपके काम हो जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स याद रखो, बहुत है। तो नीचे के 2 पॉइंट्स आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सॉरी मैं जूम करना भूल गया, हम लोग थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं, चलो अब आपको जूम भी कर दिया मैंने ओके, चलो चलो चलो, येलो लाइन अपन हटाते हैं, हट जा मेरे भाई, येलो लाइन हट नहीं रही है, ये भी बड़ी जिद्दी है। चलो 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 चलो, व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंप्लीट टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सर हमारे ऑडिट में सर ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों डाला? सर पहली चीज़ है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर से बोला गया है कि भाई तू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक कर लेना कंपनी का कि वह अच्छे से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और रिपोर्ट देना, बाकायदा रिपोर्ट देना, अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में देगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छे से कंप्लाई किया कि नहीं किया, ठीक है सर, इसके बारे में इनको बात करना है। तो सर आ जाओ, सेक्शन वेक्शन तो भूल जाओ भाई, इसका कुछ भी नहीं, बस लेकर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोला गया द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा ना, ऑडिट रिपोर्ट शुड स्टेट वेदर द कंपनी इज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। क्या बोला गया, देखो आने के चांसेस तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आएंगे, बट एक बार क्या है तुम पढ़ लो इस चीज़ को कि कल के दिन मेरे को गाली मत देना अगर अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। READ रीड जरूर करना एग्जाम के एक दिन पहले, जब तुम्हारा एग्जाम हो इसको रीड जरूर कर लेना ठीक है। तो क्या बोला गया, ऑडिटर तू तेरी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख, क्या लिख, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है, एडिक्वेट है कि नहीं है वो बता, एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ सर एमसीक्यू के लिए रखना है सर अपने को, कहाँगे एमसीक्यू, ये दे रखा हुआ है सर, एमसीक्यू के लिए सर ये पॉइंट अपने को रखना है सर, क्या है सर, सेक्शन बोला गया था कंपनी सब 2013 में, बोला गया क्या भाई, एक रूल आया कि भाई 1 अप्रैल 2015 से, सर क्या 1 अप्रैल 2015 से और उसके बाद से क्या सर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं है वो लिखेगा। सर एमसीक्यू के लिए याद रखो 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद से क्या करना है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एडिक्वेट है कि नहीं है कंपनी के अंदर, जिस भी कंपनी का ऑडिट वह करेगा, ठीक है सर। अब कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोले तो ICAI ने, सर ICAI ने कुछ बोला, सर क्या बोला सर, कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हुई थी सर, क्या गाइड, सर आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा मटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि सर मैंने अपना स्टूडियो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, सेटअप वगैरह, इस चक्कर में पहले बैठ के पढ़ाता था, अब मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अपन थोड़ा सा डांसिंग मोड में है, ठीक है। चलो, क्योंकि स्पेस मिल गया खड़े होके, चलो 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 चलो, ठीक है। अब ICAI क्या बोलता है, ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि इसकी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आप दे रहे हो, इंटरनल फाइनेंशियल जो कंट्रोल है उसके ऊपर आपको रिपोर्ट करना है। तो उन्होंने क्या बता दिया गया कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि जब आप ऑडिट की जो रिपोर्ट दोगे उसमें क्या आपको बताना है सर, एक्सप्रेस करना है अपने ओपिनियन, किस पे ओपिनियन देना है, इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोला गया है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उस पे अपने ओपिनियन देना है कि भैया ये इफेक्टिव है कि नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिंपल सा मैटर याद रखो कि भैया ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि भैया क्या 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 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, ये आने के चांसेस तो नहीं है, सिंपल सा मैटर है, MCQ वगैरह के लिए है, बाकी किसी काम के लिए नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है रिपोर्ट करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वुड अप्लाई इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो भी उस केस में आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। सर हमें नहीं आता कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो सर, ये है रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस, ठीक है सर। रिलायंस अपने क्या बना रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट अकेली कंपनी है, ठीक है सर। अब इसने क्या किया सर अब इसने क्या किया सर, इसने क्या किया, कोई छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, मतलब सर ABC लिमिटेड में क्या किया, 51% कैपिटल लगा ली, मतलब इसको ABC लिमिटेड को क्या किया भाई, अपनी सब्सिडरी बना ली, SUBSIDIARY, सब्सिडरी का मतलब होता है 51% शेयर होल्डिंग ABC लिमिटेड में ले ली, मतलब 51% रिलायंस के बाबू भाई ने, मोटा भाई ने इसमें पैसा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ABC लिमिटेड बन गई है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। क्या बन गई सर, सब्सिडरी कंपनी। तो बोला गया है कि अब जब रिलायंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तो क्या बनाएगा, CFS भी बनाएगा, CFS, ये खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाएगा अपनी कंपनी के, प्लस CFS बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस ये ABC के बुक्स ऑफ अकाउंट, ये दोनों को कंबाइन करके एक CFS बनाएगा, खुद के एसेट्स का टोटल करो और हमारी जो सब्सिडरी उसके भी एसेट्स वगैरह का टोटल करके, सब एसेट्स वगैरह यहाँ लिख दो, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं खुद की कंपनी के भी टोटल करके और सब्सिडरी के भी टोटल करके यहाँ लिख दो। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी भाषा में समझा दिया, मतलब दोनों कंपनी के इकट्ठे करके एक कंसोलिडेटेड आप बना दिए, इकट्ठे कर लो जितनी भी तुम्हारी सब्सिडरी वगैरह हैं सबके बुक्स ऑफ अकाउंट लाके इकट्ठे करके एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है। तो उन्होंने क्या बोला है, अगर आप CFS बना रहे हैं, अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि भैया आपको रिलायंस का, आप ऑडिट कर रहे हो, तुम ऑडिटर, मैं ऑडिटर हूँ रिलायंस का, तो मुझे क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करना पड़ेगा रिलायंस का। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि अगर आप CFS बना रहे हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, तो आपको इन कंपनीज का भी क्या करना पड़ेगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करना होगा, इसके ऊपर रिपोर्ट देनी होगी। तो सर ये चीज़ इन्होंने नीचे बता दी गई है, तो आ जाओ मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड रुको, ये आने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, इसको दिक्कत को समझ आ गया। चलो चलो, क्या बोला गया भैया, रिपोर्ट करना हो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वुड अप्लाई इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब हो गया जितनी भी इसकी सब्सिडरी हैं, अगर इसकी एसोसिएट का नहीं बनता है, ठीक है अगर इसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं, एसोसिएट का मेरे को कंफर्म नहीं है वैसे, ठीक है, जितनी भी इसकी कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब सब्सिडरी हैं जिसका आप कंबाइन करेंगे, तो उनका भी क्या करना है सर, अपने को एक बार इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक कर लेना। ये अप्लाई होता है सिर्फ ओनली इन केस ऑफ कंपनी, अगर सामने वाली भी कंपनी तो ही अप्लाई होने वाला है, ठीक है सर। फिर लास्ट पॉइंट क्या बोला गया, हाउ एवर रिपोर्टिंग फॉर क्वार्टरली हाफ ईयरली। क्या बोला है, अगर ऑडिटर क्वार्टरली और हाफ ईयरली कोई भी रिपोर्ट देता है तो उसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तुम मत रिपोर्ट करो क्वार्टरली और हाफ ईयरली, मत रिपोर्टिंग करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर। ऑडिटर तुम सिर्फ एनुअली रिपोर्टिंग करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर। सर ये चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल छोटा सा था
आने के इसके ये आने के चांसेस हो सकते हैं, बाकी इसमें से एमसीक्यूज आने का चांसेस है, बाकी किसी काम का नहीं है चैप्टर। ठीक है, अब मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में से सर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एनएफआरए का। ठीक है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा दम नहीं है इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, अपन लोग क्या करेंगे सर, अब स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सर इस चैप्टर में से, चैप्टर 14 में से सबसे पहली चीज़ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एनएफआरए के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। सर एनएफआरए क्या था, देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर ये क्या काम करती है, सर देखो यहाँ पे लेके बताते हैं अपन बिल्कुल आराम से, टेंशन फ्री होके। सर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमारी इंस्टीट्यूट है। ठीक है सर, सर इसका क्या काम होता है भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS जिस नाम से आप जानते हो, ठीक है, अकाउंट्स में होता है। ओके सर, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SA जो अपन पढ़ते हैं सर, इनको बनाता है। ठीक है, बनाया, फिर उसके बाद ये क्या करता है, गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट से क्या करता है, ये पास कराना होता है, पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, ये हमारे जैसे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लेके आते हो या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लेके आते हो, तो भैया पार्लियामेंट में रखो, यहाँ से पास हो जाएंगे और फटाफट ये हमारे पूरे इंडिया पे लग जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये सारी चीज़ें क्या फटाफट हमारी पास हो जाती है, अपने को टेंशन नहीं लेना होता है कि भाई कैसे पास होंगी क्या होंगी। हमारी जो चीज़ें होती हैं ना फटाफट पास होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नेता वेता लोग रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो उनको AS वगैरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन इतना समझ नहीं आता। फटाफट हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ होती है जल्दी 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 पास होती चली जाती है। लड़ाई तो वहाँ होती है कि भाई ब्रिज नहीं बन रहा है, लाइट नहीं आ रही इस गाँव में, ये ट्रेन हादसा हो गया, इनका मर्डर हो गया, इनका ये हो गया वो हो गया, इन सब चीज़ों पर बहसबाजी होती है हमारी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो हमारी जो चीज़ें थी ऑटोमेटिक ये सब पास हो जाती। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जैसे तुम्हारी इंस्टीट्यूट है ना ICWAI, वैसे ही ICAI है सर, गवर्नमेंट की बॉडी है लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करती है। गवर्नमेंट का इनका कोई उंगली नहीं होती, गवर्नमेंट उंगली नहीं करती इन सब चीज़ों में। ठीक है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, हिंदी में समझा दिया, गवर्नमेंट इसमें नाटकबाजी नहीं करती। तो अब क्या हुआ भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में कुछ मेंबर्स वगैरह हुए, वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई, अच्छे से सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ केस हो रहा है, कुछ फ्रॉड व्रॉड के केस निकल रहे हैं, CA वगैरह के कुछ 1-2% जो लोग हैं केस वगैरह हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, NFRA, नफरा बोलते हैं इसको, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी लेके आई, जो ICAI के ऊपर क्या रखेगी, नज़र रखेगी। क्या रखेगी सर, नज़र रखेगी कि ICAI तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, तुम्हारे जो मेंबर्स हैं, जो तुम्हारे CA वगैरह हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं CA के ऊपर, कोई रूल्स रेगुलेशन लेके आना है तो लेके आ सकते हैं। ठीक है, और क्या करेगी ये जैसे यहाँ पे ये AS और SS हम पार्लियामेंट में रखते हैं, तो NFRA क्या करेगी, गवर्नमेंट को क्या करेगी, रिकमेंडेशन करेगी। क्या रिकमेंड करेगी कि हाँ भाई ये AS ठीक है, अपन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट थोड़ी ना भाई पढ़ी लिखी है, मतलब इन सब चीज़ों से तो अपन लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, AS क्या होता है, ऐसे क्या होता है, क्या इनका इम्प्लीकेशन होने वाला है। तो NFRA को बोला गया कि भाई तुम हमको सजेस्ट करना, कौन, NFRA किसको रिकमेंड करेगी, गवर्नमेंट को, कि भाई हाँ ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं, अपने को चेंज करना है, अपने को रूल्स रेगुलेशन लाना है, जिससे अच्छे से पूरे इंडिया में क्या हो, CA लोग काम करें। ठीक है, इंस्टीट्यूट अच्छे से काम करे, AS SS कंपनीज एक्ट अच्छे से फॉलो करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला, NFRA लेके आया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी लेके आया सर। क्या करेगी सर, ICAI के ऊपर नज़र रखेगी और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन वगैरह करेगी। ठीक है, और ICAI के जो मेंबर्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके ऊपर भी नज़र रखेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA कब आई सर, 1 अक्टूबर 2018 में आई सर। कब आई, 1 अक्टूबर 2018 में आई। MCQ आपसे पूछा जा सकता है कब आई, 1 अक्टूबर 2018 में आई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई। बात खत्म करो, सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 132 याद रख लो, मतलब इसका सेक्शन नंबर याद रखो, 132 132 132 132 132 132 132। ठीक है, याद हो गया होगा, सेक्शन 132 1 अक्टूबर 2018 में आया सर। 4 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, तो उससे 3 दिन पहले आई हुई, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 1 अक्टूबर को आई 2018 में, सेक्शन 132 के अंदर, सेक्शन 132 के अंदर इसको क्या लेके आया गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ सर, अब इसके अंदर क्या होगा सर, एक चेयरमैन होगा और इसमें मैक्सिमम 15 मेंबर्स होते हैं। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी काम के लिए नहीं है। एक चेयरमैन होगा, उसको बोला गया भाई चेयरमैन पढ़ा लिखा होगा, अकाउंटिंग की फील्ड का नॉलेज होना चाहिए उसको थोड़ा बहुत। ठीक है, ऑडिटिंग की फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस की फील्ड का होना चाहिए और लॉ का होना चाहिए। क्या नॉलेज, ठीक है, 4 चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। ये MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, बाकी किसी काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेंबर कितने होंगे, मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे सर। सर कितने होंगे, मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे उसके अंदर। ठीक है,
सर मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे। तो देखो कुछ मेंबर्स आईसीएआई के होंगे, कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के बैठे जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। अब एनएफआरए का स्ट्रक्चर है, फॉलोइंग कमेटी विल मेक अप द एनएफआरए। ये एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, ये दो चीज़ें एमसीक्यू के लिए आ सकती हैं कि भैया जो एनएफआरए है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उस कमेटी जो उसके अंदर कमेटी होगी 15 मेंबर होंगे, तो वो मेंबर्स कहाँ से आएंगे? तो बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी एएस बनाने वाली जो कमेटी आईसीआई के अंदर होगी वो आएगी, ठीक है। दूसरी है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, आईसीआई के अंदर के ही जो मेंबर होंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाते हैं। सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी क्या होता है? सिंपल है भाई, फॉर एग्जांपल एएस बनाना है, तो एएस कौन बनाएगी? इंस्टीट्यूट तो बनाएगी नहीं, एक कमेटी बना दी कि तुम आ जाओ मेंबर के तुम ही लोग, मतलब सीए वगैरह आ जाओ, 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ, जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 10 की रिक्वायरमेंट है तो 10 लोग आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमेटी बना ली, वो एएस के ऊपर विचार करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कौन सा एएस हमें लेके आना है, कौन सा अप्लाई करना है, क्या चेंज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो कमेटी हो गई। तो इसके मेंबर क्या करेंगे सर? इसके मेंबर मतलब आईसीएआई के ही मेंबर्स होंगे ये लोग, क्या करेंगे सर? कमेटी में ऐड हो जाएंगे, और कुछ मेंबर गवर्नमेंट के भी होंगे। क्या करना चाह रही गवर्नमेंट यहाँ पे? जो भी जैसे एनएफआरए कमेटी है ना, ये क्या करेगी, कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के भी होंगे, तो वो गवर्नमेंट को न्यूज़ देते रहेंगे कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट अच्छे से काम कर रही नहीं कर रही, इनके मेंबर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए इनको इन्होंने ये क्या बनाया गया है, कमेटी बनाया गया है, सिंपल है सर, ओके। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, एनफोर्समेंट कमेटी के मेंबर्स भी इसके अंदर होंगे, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस और ड्यूटीज ऑफ एनएफआरए? सर एनएफआरए के फंक्शंस, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के फंक्शन क्या? सर रिकमेंड करेगी और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की जो पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स हैं, देख 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 मेरी बात सुन, अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ लिखा हुआ है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, समझ रहे हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्या दे रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको काट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिकमेंड करेगी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज को टू बी अडोप्टेड बाय द कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या करेगी गवर्नमेंट को भाई, रिकमेंड कर देगी कि एएस किस तरीके से होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए एएस, या फिर कुछ चेंज करना है एएस में या फिर एसएस में, तो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, किसको करेगी, गवर्नमेंट को, ठीक है। ओके सर, क्यों करेगी सर? क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास आया होगा, जैसे आईसीआई ने कोई भी एएस बनाया, ऐसे बनाए, तो पार्लियामेंट में रख देगा कि भैया इसको पार्लियामेंट प्लीज इसको पास करा, पार्लियामेंट में पास होना है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एनएफआरए रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि इसको पास करना है कि नहीं करना है, इसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं करना, वो सारी चीजें, ठीक है। तो पहली चीज़ें रिकमेंड करेगी, फिर दूसरी चीज़ें मॉनिटर करेगी, एनफोर्स करेगी कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। क्या बोला सर सेकंड पॉइंट में कि भाई ये मॉनिटर करेगी कि कंपनी के ऊपर एएस लगता है, कंपनी ने एएस फॉलो किया कि नहीं किया गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर जो ऑडिट करने वाले हैं, जो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके ऊपर एसएस लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने क्या भाई मॉनिटर करेगी कि इन्होंने कंप्लाई किया है कि नहीं, एएस और ऐसे कंप्लाई किए कि नहीं किए, मॉनिटर करेगी, चेक करेगी। फिर तीसरी चीज ओवरसी करेगी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएटेड विद ensuring द compliance with such standard एंड सजेस्ट करेगा मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी। सर ये क्या ज्ञानबाजी लिखा हुआ है, क्या बोला है इन्होंने, ओवरसी करेगी क्वालिटी, मतलब मैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने क्या किया, प्रैक्टिसिंग सेटअप किया हुआ है और मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगी सर, ये जो कमेटी एक बार मेरे को भी मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी चेक कर लेगी, अगर उसकी इच्छा हुई कि दिव्यांशु की क्या करना है, अपने को क्वालिटी चेक करना है, किस तरीके से बंदा ऑडिट कर रहा है, ठीक है। अब वो चाहे तो मेरी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, मैं किस तरीके से ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, और मुझे कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो सजेशन भी देंगे कि भाई इस तरीके से आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो आपके काम की। फिर चौथा पॉइंट क्या बोला गया, परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज में बी नेसेसरी, और भी फंक्शंस वह कर सकता है, जो ऊपर तीनों फंक्शन दे रखे हुए हैं ना, इनसे रिलेटेड, इन ये जो 3 फंक्शंस और ड्यूटीज दे रखी हुई, इनसे रिलेटेड कुछ और फंक्शन होगा वो भी कंप्लाई कर सकते हैं। तो चारों पॉइंट अपने को याद रख दो, ठीक है। ठीक है, सरल पॉइंट है, आसान है, ठीक है। अब बोला गया भैया एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना, क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंसेस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सर ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बने,
ठीक है सर, किस पे लगेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगेंगे जो भैया ऑडिट करने जा रहा है। तो मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि भैया, और एनफोर्स करके कि कंप्लाई तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहा है, ऐसे का कंप्लाई कर रहा है ऑडिटर कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें चेक करेगा। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अभी अपन पेंडिंग में रखो। अभी मैं तुम्हें रिकमेंडेशन से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ कि ये जो अपन पूछ रहे हैं रिकमेंड करेगा, रिकमेंड करेगा, रिकमेंड करेगा। सर ये रिकमेंडिंग किस तरीके से करेगा बताओ? मतलब बोला गया ऑथोरिटी शैल रिसीव रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑन प्रपोजल फॉर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सर एक और चीज़ क्या बोला गया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए रिकमेंड करेगा। मतलब सर अब क्या हो गया, अब एक और खेल हो गया। क्या हुआ सर? आईसीएआई आईसीएआई भी इससे पूछेगी। क्या पूछेगी सर? ये आईसीएआई भी क्या, अब इनको सॉरी 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 आईसीएआई को भी क्या करना होगा? रिकमेंड करना होगा। सर कैसे करना होगा वो चीज़ मैं बताता हूँ। रिकमेंडिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सर ऑथोरिटी सेल रिसीव रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से भी क्या इनको रिकमेंडेशन मिलेगा। सर फॉर एग्जांपल बताता हूँ, इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया सर? एएस बनाया, ऐसे बनाया। अब एएस और ऐसे तुमको पार्लियामेंट में जाके पास कराना, हाँ जी सर बिल्कुल कराना है। अब एनएफआरए क्या है, उंगली, अब उसको बताना पड़ेगा ना कि देखो हम नया एएस लाने वाले हैं, ऐसे लेके आने वाले हैं, ठीक है, और अच्छा रहेगा हमारे इंडिया के लिए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ज्ञानबाजी देना पड़ेगा, ठीक है, सब ज्ञानबाजी देंगे। तो एनएफआरए को अपने रिकमेंडेशन दे दी भैया, बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा बहुत अच्छी चीज़ अपने को आगे लेके आना, ये वो ऐसा वैसा कर दिया। तब वो एनएफआरए जाके गवर्नमेंट को बोलेगा, हाँ पॉजिटिव फीडबैक देगा, फिर जाके गवर्नमेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट में पास करा देगी। तो क्या बोला गया, जो अथॉरिटी है एनएफआरए क्या है, रिसीव करेगी रिकमेंडेशन, और जो हमारी इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो रिकमेंड करेगी अथॉरिटी को, एनएफआरए को, कि भैया एएस वगैरह हमने बनाया हुआ है, ऐसे वगैरह बनाया हुआ है, वो आप चेक कर लो, अच्छा है, ऐसा ज्ञानबाजी देगी, ठीक है। तो क्या बोला गया, किस चीज़ के लिए? न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया उसके लिए आईसीएआई रिकमेंडेशन देगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है, कुछ नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाया आईसीएआई ने, तो उसके लिए रिकमेंड करेगी। फिर तीसरी चीज़ है, कुछ अमेंडमेंट करना है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए क्या करेगी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेगी, बताएगी, ठीक है। फॉर और मे सीक एडिशनल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम आईसीएआई, मतलब एनएफआरए को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल सजेशन चाहिए, एडिशनल ज्ञान चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भैया ले सकते हैं। किससे? इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, बात खत्म। Authorities shall consider the recommendation and additional information in such manner as may be deemed fit before making recommendation to central government। अब क्या बोला गया है, जो एनएफआरए है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करने से पहले कि भैया ये एएस है, ऐसे अच्छा है, बुरा है, क्या है, आईसीएआई से सारा ज्ञान ले लेगी कि आईसीएआई बताओ एएस क्यों बनाया, किस लिए बनाया, अच्छा है, बुरा है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो सब चीज़ें आईसीएआई से ले लेगी, वहाँ जाके गवर्नमेंट को बोल देगी। आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर ये कब आया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर 23 में आया हुआ है सर, दिसंबर 23 7 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत आसान है सर। मॉनिटरिंग करना है, एनफोर्स करना है कंप्लाइंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सर इसका मतलब क्या बोला गया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर लगा दिया गया कि सीए तुम ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है सर, जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे को कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चेक करेगा, देखेगा, ठीक है। तो सर क्या क्या चीज़ देखेगा, ये अपने कॉमन पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ, 4 5 6 पॉइंट याद रखो, बहुत है। रिव्यू करेगा वर्किंग पेपर, सर एनएफआरए क्या है, ऑडिटर के वर्किंग पेपर रिव्यू कर सकता है। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 230 वो क्या बताता है सर, ऑडिटर अपने जो वर्किंग पेपर है किसी को नहीं देगा, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना, वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी सर, लॉ बोलेगा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एनएफआरए क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये क्या भाई, लॉ के अंदर बनाई गई बॉडी है, और इसको लॉ बोल रहा है कि भैया देना पड़ेगा, तो ऑडिटर तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग अगर तुमने ऑडिट प्लान बनाया वो भी देना पड़ेगा, अगर उन्होंने माना तो, रिव्यू कर रहे हैं वो आपको चेकिंग कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अदर कुछ ऑडिट के डॉक्यूमेंट है वो अगर मांग रहे हैं तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ मॉनिटर कर सकता है, पहली चीज़ याद रखना, रिव्यू करना है वर्किंग पेपर, ऑडिट प्लान एंड अदर ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, मैं ये क्या है, थोड़े आसान आसान से पॉइंट्स मैंने टिक लगा के रखा हुआ है, ये वाले अपन पढ़ सकते हैं। और अथॉरिटी में सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और में रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इन कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। मतलब क्या बोला गया, अगर ऑडिटर ने कोई भी ऑडिट किया हुआ है तो अगर उसको एनएफआरए को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकती है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि भैया पर्सनली हमारे ऑफिस में आके हमें बताओ ऑडिटर साहब की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना है, एक्सप्लेनेशन लेना है, तो तुम पर्सनली वो ऑफिस में बुला सकते हैं। 2 पॉइंट, इतनी पावर, ये पावर बता रहे हैं कि ये काम कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या बोला गया, ऑथोरिटी शैल परफॉर्म, मॉनिटर कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं एक्टिविटीज थ्रू इट्स ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट। मतलब क्या बोला गया, जो ऑथोरिटी है एनएफआरए, ये तो बॉडी है,
ये एक बॉडी है, ये इंसान नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। तो उन्होंने बोला गया रूल्स रेगुलेशन या फिर कुछ भी चीज़ मॉनिटर करना है, कोई भी कंप्लाइंस वगैरह सब चेक करना कौन करेगा, उनके ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट करेंगे, ठीक है, जिनको सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ में, ऑडिट टू ऑफ द रिलेवेंट इंडस्ट्री, मतलब उनके जो ऑफिसर्स होंगे, उनके जो एक्सपर्ट्स होंगे वो ये काम करेंगे। बॉडी काम नहीं करेगी, बॉडी तो एक बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कंपनी, कंपनी क्या बॉडी है, कंपनी थोड़ी ना कोई काम करती, कंपनी के अंदर काम इंडिविजुअल इंसान ही काम करता है, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पे ज्ञान दे दिया कि भैया इनका जो ऑफिसर है, एक्सपर्ट्स है, वो मॉनिटर करेगा, एनफोर्स करेगा एक्टिविटीज़ को, ठीक है। जिसको ज्ञान होगा, किसका ज्ञान होगा सर, नॉलेज होगा रिलीवेंट इंडस्ट्री का, ठीक है, सिंपल है। फिर ऑथोरिटी सेल पब्लिश करेगी नॉन कंप्लाइंस ऑन इट्स वेबसाइट। किसी कंपनी ने या फिर किसी ऑडिटर ने अगर कुछ नॉन कंप्लाइंस किया, रूल्स रेगुलेशंस का कुछ भी चीज़ अगर नॉन कंप्लाइंस करता है, तो ये अपनी वेबसाइट पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं सर, ये पब्लिश करेंगे, बताएंगे पब्लिक को कि इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया हुआ है, आगे से ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, सिंपल सा मैटर है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है, तो वो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, ठीक है। और और हाँ, ये वाला पॉइंट बोलता है अगला ही पॉइंट कि ऑथोरिटी क्या है, पब्लिश नहीं करेगी प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वेबसाइट पर नहीं डाला जाएगा, अ, ठीक है, एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ बोला गया वो वेबसाइट पर डाल देंगे, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन, प्रोप्राइटरी बोले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति की, या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डाल देंगे अगर वह पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो वो डाल देंगे वेबसाइट पे, अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो वो नहीं डालेंगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या याद रखना, वेयर द ऑथोरिटी फाइंड्स or has a reason to believe that any law or professional or other standard may be violated by the auditor, it may be decided on further course of investigation, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला गया, अगर ऑथोरिटी को फाइंड हुआ, क्या उनको मिला, जैसे इन्होंने रिव्यू किया वर्किंग पेपर, ऑडिटर की क्वालिटी वगैरह चेक कर रहे हैं, ठीक है, अब इनको लगा, इनको मिला कि ऑडिटर ने अच्छे से कंप्लाई नहीं किया गया, लॉ रेगुलेशंस को, रूल्स को इन्होंने क्या वॉयलेट किया, ऑडिटर ने रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा है, तो भैया ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। बस इस टाइप से अपनी लैंग्वेज में आप पॉइंट्स लिख सकते हो, इसमें जो मैंने हिंदी में बोला उस टाइप से आप इंग्लिश में आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, इसमें कीवर्ड का कोई रोल नहीं है इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है सर। चलो आगे बात करता हूँ मैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है बस कितने मिनट में, 5 मिनट में, मतलब 31 मिनट में अभी अपन ने पढ़ा, 5-6 मिनट में और कंप्लीट करेंगे, 40 मिनट में हमारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सर पावर टू इन्वेस्टिगेट, सर इनके पास पावर क्या है, अब जो एनएफआरए है भैया इनको पावर दे दी गई कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट। सर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट क्या होता है सर, देखो आपने, मैंने सीए फाइनल में पढ़ा, हो सकता है तो मैं सीए में फाइनल में होगा, एक होता है प्रोफेशनल एथिक्स करके एक चैप्टर होता है, प्रोफेशनल एथिक्स करके चैप्टर होता है सर, उसमें लिखा जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स करके चैप्टर है सर, उसमें लिखा जाता है सीए क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं जैसे सीए के, तुमने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे होंगे कि हमसे ऑडिट करा लो, हमसे ऑडिट करा लो, जो हमारे जो पेपर होते हैं ना, पेपर न्यूज़पेपर, उसमें कभी तुमने सीए का ऐड नहीं देखा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सर क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि सर ऐसा रूल है, बताया गया कि सीए कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने क्लाइंट से ही वो बातचीत कर सकता है, उनको ही चीज़ें बता सकता है कि भैया मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप हर किसी को ऐसे तो बड़ा बड़ा, मैं तो बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दूँ अपने एरिया में, ठीक है, ऐसे काम नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस चीज़ें हैं। और हर कहीं पे हम हमारा बोर्ड नहीं लगा सकते, किसी व्यक्ति की फर्म है तो अपनी फर्म का नाम हर कहीं नहीं चेप सकता, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आते हैं। तो उन्होंने क्या बोला गया, भैया इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स या फिर अदर कुछ मिसकंडक्ट किया गया है तो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन कोई भी मैटर पर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लाइंस एंड ओवरसाइट एक्टिविटी, कुछ अगर आपने नॉन कंप्लाइंस वगैरह किया है किसी भी एक्ट के अंदर तो वो इन्वेस्टिगेशन ले सकते हैं। और बोला गया अंडरटेक स्यू मोटो इन्वेस्टिगेशन, उसको इच्छा हो रही है इस व्यक्ति के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन लेना है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया हुआ, तो ही अपन उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या लिखा है इस लाइन में, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग फॉर द पर्पस, अगर एनएफआरए को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसका रीजन होना चाहिए लिखित में, लिख के होना चाहिए, लिखित में रीजन होना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है हमारे इन्वेस्टिगेशन करने का, मतलब किसी के ऊपर उनको शक आ रहा है कि इसने कुछ नॉन कंप्लाइंस वगैरह किया, कर सकते हैं, तो उनके पास पर्पस होना चाहिए वैलिड, वो भी लिख के देना होगा उनको, ठीक है सर। तीसरी चीज़ है सर, इफ ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे
इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है और इनको पता पड़ा, एनएफआरए को पता पड़ा कि फ्रॉड हुआ है। सर कितने का फ्रॉड हुआ? 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का। तो आपको क्या करना है भैया? रिपोर्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है सर, 2-3 जगह मैंने इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है। सर सेक्शन मैं आपको लिख के बता देता हूँ, है ना, 1 मिनट। सर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, 143 सबसेक्शन 12 क्या बोलता है सर? फ्रॉड रिपोर्टिंग। सर फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी है, ये सेक्शन तीनों के ऊपर रखता है। सर क्या बोलता है? सर सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है कंपनी ऑडिट के अंदर अंदर, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड मिलता है तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था 2 दिन में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर 45 दिन का वेट करना है। 45 दिन के बाद रिप्लाई आता है या नहीं भी आता है तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, इस व्यक्ति ने किया हुआ है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब बातें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा, अगर आप भूल गए तो प्लीज़ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। ओके, ये फ्रॉड रिपोर्टिंग है, ये ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। फिर कारो, CARO, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें भी बोला गया कि भैया ऑडिटर को फ्रॉड मिला, ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। 2 चीज़ मैंने आपको पढ़ाई। अब तीसरी चीज़ क्या मैंने पढ़ा रहा हूँ फ्रॉड से रिलेटेड? सर यहाँ पे जो NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अगर इनको 1 करोड़ रुपए ये दे रखा हुआ है, फ्रॉड अमाउंटिंग टू 1 करोड़ या उससे ऊपर इनको मिलता है, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा। 3 चीज़ें मैंने एक साथ क्लब करके दे दी हैं कि भाई फ्रॉड से रिलेटेड ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सर। ठीक है, लास्ट वन में क्या बोला गया सर? लास्ट कुछ देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। पावर अपने को पावर में कुछ ऐसा सच है नहीं है, बट फिर भी आप रट लेना पावर। ठीक है, और ये वाला तो आपको मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लाइंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये भी रट लेना। ठीक है, रिकमेंडेशन भी एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, रीड जरूर कर लेना एग्जाम के टाइम पे। और ये तीनों जो, हाँ, ये भी लर्न करना है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, ये भी लर्न करना है। और ये 2 चीज़ें आपको क्या है? MCQ के लिए। ठीक है, मैंने आपको पूरा चैप्टर रख दिया कि भैया क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लास्ट वन में ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। केस स्टडी वगैरह तो मोस्टली इस चीज़ पर तो नहीं पूछी जाएगी। केस स्टडी अगर आएगी, MCQ वगैरह में आप जरूर चेक कर सकते हो कि देखो प्रॉब्लम क्या है। देखो MCQ वगैरह आ गए ना, इस कारण से अपने को थोड़ी सी दिक्कत है, सारी चीज़ें अपने को पढ़ना पड़ रही है, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं स्किप करा देता। सर क्या बोला गया इन छोटे छोटे पॉइंट्स में? फॉर एग्जाम्पल अगर एक्शंस लिया गया है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे या फिर कुछ अदर मिसकंडक्ट में, किसने? NFRA ने लिया गया है, तो और कोई बॉडी फिर एक्शन नहीं लेगी। NFRA मतलब पिताजी हैं, पिताजी ने डांट दिया ना, बस बात खत्म, तो फिर और कोई बंदा नहीं डांटेगा अपने को। ठीक है, अब जैसे भाई क्या बोलते हैं, मेंबर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर NFRA ने एक्शन ले लिया कि भैया इन्हें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, अदर मिसकंडक्ट किया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसके अंदर भी रूल्स रेगुलेशन दे रखे कि अगर CA ने अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, अदर मिसकंडक्ट किया, तो इसके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन ये लगना है, ये पेनल्टी लगाना, ये एलिगेशन लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें। तो अब ICAI चुप बैठेगी, NFRA अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो करेगा। ठीक है, पहले पॉइंट में इन्होंने बताया। हिंदी में बात याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, उन्होंने यही चीज़ बोली गई है कि भैया एक्शन अगर लेना है ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि कोई और बॉडी प्रोसीडिंग नहीं करेगी। ठीक है, कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया? अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल ICAI CA के अगेंस्ट में, CA के खिलाफ में एक्शन वगैरह ले रही है और NFRA को पता पड़ गया कि भैया कि CA के अगेंस्ट में CA ने कुछ फ्रॉड वगैरह किया हुआ है, तो अपन इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, चलो ठीक है, तो NFRA आएगा, NFRA ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, तो फिर कोई और बॉडी बोले तो ICAI भी फिर अगर ICAI ने भी अगर प्रोसीडिंग चालू कर दी तो वो अपनी प्रोसीडिंग वापस लेगा। मतलब NFRA कर रहा है ना, तो फिर यही करेगा, सारी प्रोसीडिंग ड्रॉप करके NFRA ही आपके अगेंस्ट में क्या करेगा सर? एक्शंस लेगा। बात खत्म सर, मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ओके सर, 38 मिनट्स अपने को लगे हैं चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। ठीक है सर, अब मैं चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा रहा हूँ सर? चैप्टर नंबर मैं 12 पे आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस। जब तक ये चैप्टर नंबर 12 खुल रहा है, चलो खुल चुका है, खुल जाए, सिम हो रहा है इसका। चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 12 हम लोग यहाँ पे 30-40% कंप्लीट करते, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। सर चैप्टर 12 क्या कहता है? सर चैप्टर 12 क्या कहता है? ये तो सब बकवास चीज़ लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। सर चैप्टर 12 ये कहता है ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी, अभी तक अपन ने पढ़ा ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट कर देगा। किसको करेगा? शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा, है ना, अपनी रिपोर्ट रखेगा। भाई ऑडिट किया हुआ है तो तुमको ऑडिट रिपोर्ट देना है। ठीक है सर, बिल्कुल देना है ऑडिटर को। तो सर किस फॉर्मेट की उसकी रिपोर्ट होगी?
किस स्टैंडर्ड में उसकी रिपोर्ट जाएगी, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा हुआ है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन डाला हुआ कि व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, इसके आने के चांसेस 0%। सर ऑडिट पढ़ा रहा हूँ भाई, फिर भी एमसीक्यू के लिए पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 5-2 मिनट लगना है। सर ऑडिट की रिपोर्ट क्या होती है? ऑडिट की रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, ठीक है, कल के लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि भैया किस तरीके से ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है, किस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डालता है। तो रिटर्न फॉर्मेट, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, थ्रू विच द ऑडिटर एक्सप्रेस अपना ओपिनियन, उसके अंदर क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है ऑन रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, इन सब चीज़ों के ऊपर ऑडिटर क्या करेगा भैया, करेक्ट है कि नहीं है, रिलायबिलिटी है कि नहीं, अपना इन सब चीज़ों के ऊपर ओपिनियन देगा, बात खत्म। फिर एक आता है ऑडिटर का सर्टिफिकेट। क्या होता है ऑडिटर का सर्टिफिकेट? क्या होता है ऑडिट सर्टिफिकेट? क्या होता है, देखो ये रिपोर्ट क्या होता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होता है। सर ऑडिट का सर्टिफिकेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर होता है। सर जैसे आपने क्या किया भाई, स्टॉक है, स्टॉक है सर, ठीक है, आपके गोडाउन में 1 करोड़ रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, तो तुमने बोला सर स्टॉक रिपोर्ट दे दो, तो मैंने क्या किया, स्टॉक मैं लिखूंगा कि भैया इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए का स्टॉक है, मैंने साइन कर दिया, यूडिन जनरेट कर दी। यूडिन उनको पता होगा जो कंपनी ये फर्म में जो लोग जिनका आर्टिकलशिप वगैरह चल रहा है, जो काम कर रहा है, उनको पता होगा, ठीक है। यूडिन कुछ नहीं होता, नंबर होता है एक, जनरेट किया था ऑनलाइन, बात खत्म करो, इतना ज़्यादा तुम डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। तो सर स्टॉक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर क्या होता है स्टॉक सर्टिफिकेट? भैया मैं जाऊंगा फिजिकली वेरिफिकेशन करूंगा, ठीक है भैया, हाँ स्टॉक है, ठीक है, कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ों पे स्टॉक के ऊपर कर लिया हमने, एसेट के ऊपर कर ले, कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है उसके ऊपर किया जाता है कि भैया हाँ ये चीज़ सही है, इसकी इनकम इतनी सही है, इसका टर्नओवर इतना सही है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे करते हैं। लेकिन ऑडिट की रिपोर्ट का तो पूरा होल एज अ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या किया जाता है, अपना ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है। अब ऑडिट का सर्टिफिकेट के बारे में एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे हमारी जो ब्लड की हम जब टेस्ट कराते हैं, पैथोलॉजी जो होती है, हमारी लैब वगैरह होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं सर, ब्लड का टेस्ट कराते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वो अपने को बताता है भैया ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ABCD EF कौन सा तुम्हारा वो है, ठीक है। और तुम्हें कोई मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, डेंगू हुआ है, तो वो चेक करता है, स्पेसिफिक चेक करता है ब्लड को देख के, और आपको क्या देता है सर, अपनी रिपोर्ट देता है कि भैया हाँ आपको डेंगू हुआ है, आपको ये हुआ, आपकी प्लेटलेट्स ये, वो क्या करता है हमारे ब्लड को देख के पूरा स्पेसिफिकली सब सब चीज़ों की वो टेस्ट करके देता है। अपन अगर उसको बोल दो भाई हमारे क्या बोलते हैं उसको, जनरल टेस्ट होता है, क्या होता है, जो भी होता है, वो सारी चीज़ें ब्लड के अंदर देख के अपने को रिपोर्ट बना के देता है। वो क्या है, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी का क्या बता दिया उसने कि भैया तुम्हारी प्लेटलेट्स इतनी है, तुम्हारा RBC इतना, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ होती है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। वो क्या होगी सर, पूरी बॉडी का उन्होंने बता दिया भैया तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलूँगा मैं, रिपोर्ट बोलूँगा, ठीक है। अब मैं रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के अंदर क्या डिफरेंस बिटवीन पूछने के चांसेस है, बाकी ये मीनिंग फीनिंग आने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। आ जाओ सर, रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट 7 मार्क्स में आने के चांसेस है। सर पहले पॉइंट में तो सर अपने को मीनिंग लिखना है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लो। ऑडिटर सर्टिफिकेट इज अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयर इन। मतलब वो क्या बताते हैं सर, एक्चुअल चीज बताते हैं। जैसे कि स्टॉक 1 करोड़ का, तो मैं लिख के दे दूंगा 1 करोड़, सील साइन लगा के दे दूंगा। एक्चुअल जो भी फैक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। एसेट है, 1 करोड़ का प्लांट है, तो मैं प्लांट देखने जाऊंगा या फिर किसी दूसरे से दिखाऊंगा, ठीक है भैया हाँ 1 करोड़ का प्लांट है, तो मैं लिख के दूंगा 1 करोड़ का प्लांट है, ठप्पा लगा दूंगा, मतलब सील साइन लगा के दे दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि हाँ भाई मैंने चीज देखी हुई है, वो फैक्ट है, वो एक्चुअल है, सही है। उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑडिट का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन्होंने पहले लाइन में तो तुम्हें डेफिनेशन से याद वो ये ऊपर वाला एक एक पॉइंट, ये वाला यहाँ लिखना, ये मीनिंग इसमें यहाँ लिखना, ठीक है, कि ऑडिटर्स सर्टिफिकेट इज अ रिटन कंफर्मेशन है ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयर इन। जो फैक्ट लिखा गया है सर्टिफिकेट के अंदर वो सब चीज सही है, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा चीज़ है ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा किसमें, रिपोर्ट में। सर रिपोर्ट में देखो ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है, अपना विचार दे रहा है, हाँ कि भाई सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, जो भी ऑडिटर क्या दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे और जो ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्या कर रहा है सर, कंफर्म कर रहा है कि हाँ मैंने इनका स्टॉक देखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म कर रहा है, ठीक है। कंफर्म कर रहा है द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मैटर, कि जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है वो एक्यूरेट है, सही है। यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है और यहाँ पे सर ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्कोप, तीसरा वाले का स्कोप बहुत लार्ज है, मतलब ऑडिट की जो रिपोर्ट है इसका स्कोप क्या है, लार्ज है। इसका स्कोप लिमिटेड होता है, वो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर होता है कि भाई टर्नओवर देखना है, स्टॉक देखना है, लाइबिलिटी देखना है, ठीक है, किसी का अकाउंट सेटल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। लेकिन ऑडिटर की जो रिपोर्ट होता है वो तो पूरा होल एज अ कंपनी देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या सर, फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, ऑडिट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एजम्पशन एंड एस्टिमेशन। बहुत सारी चीज़ों के हम एस्टिमेशंस लेते हैं, भैया स्टॉक है, लीफो पे लिया होगा, फीफो पे लिया होगा, वेटेड एवरेज से किया होगा, क्या किया होगा, एसएलएम बेसिस लगाया होगा, ये सब एजम्पशंस एस्टिमेशंस पे लिया जाता है। हम एक एजम्पशन ये भी लेते हैं कि कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हम ये एजम्पशन नहीं लेते कि भैया कंपनी कल बंद हो जाएगी, कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और वो बंद हो जाएगी कंपनी, ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, एजम्पशंस वगैरह हम लेके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट क्या होता है, एक्चुअल चीज़ों पर बेस्ड होती है, एक्चुअल फिगर पर बेस्ड है कि तुम्हारा स्टॉक 1 करोड़ का है, हाँ जी है, तो हम ऑडिट का सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बोला गया, ऑडिट की जो रिपोर्ट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है इसका, मैं फॉर्मेट भी आपको बता दे रहा हूँ। इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने इंग्लिश में लिख के दे दो कि हमने ये चीज़ें देखी हुई है, बात खत्म। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या होता है सर, मैं एक आध कंपनी की कल ऑडिट की रिपोर्ट लेके आऊँगा, फिर मैं बताऊंगा। वैसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ये होता है कि भैया सबसे पहले जो पॉइंट आएगा, टाइटल आएगा, एड्रेस आएगा, ओपिनियन आएगा, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन की हेडिंग आएगी, फिर गोइंग कंसर्न के बारे में बात की जाएगी, की ऑडिट मैटर। फिर इस तरीके से क्या होता है, हेडिंग बनाए होते हैं, हेडिंग के अंदर अपने को डालना होता है ये सब चीज़ें। तो इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इस चीज़ का, ठीक है सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। सर ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ इसको याद कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर, एक छोटी सी गलती हो गई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के इस क्वेश्चन को नीचे लाना है सर। कहाँ लेके आना है सर, कौन सा था क्वेश्चन मेरे को दिखा, बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर बात की गई है सर, उस क्वेश्चन को यहाँ पे डालना था सर। वो जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, जिसने बुक मेरे से परचेज की हुई है, उस बुक में पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन डालना है सर। कौन सा वाला डालना है सर, ये वाला, ये वाला पेज नंबर 72 पे जो क्वेश्चन है वो 74 पे ले जाना। ये गलती से यहाँ पे एडिटर ने गलती से डाल दिया है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। जिसने बुक्स ले ली है, जिसने नहीं ली हुई है तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को ठीक करा दूंगा, ठीक है। जिसने मेरे से बुक ले ली है, ठीक है, जब ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे पहले जिन्होंने ले ली है वो ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा पेज नंबर 74 पे इसको लेके चले जाएँ, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और जो अभी परचेस करेंगे जो लेक्चर डलने के बाद, तो वो तो मैं सही करके दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ गुड ऑडिट रिपोर्ट के। सर एक जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर देगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो ध्यानचंद शिमला के आईआईटी में पढ़ने का, ये हमारा निमोनिक है, निमोनिक में बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हमारी ऑडिट की रिपोर्ट बहुत अच्छी है तो सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सर पहली चीज़ होगी, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी वो डिस्क्लोजर्स देगा। सर डिस्क्लोजर कैसे देगा सर, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देगा, रिलीवेंट फैक्ट और ट्रुथ के साथ, ठीक है। एक पॉइंट याद करो बहुत। दूसरी चीज़ है क्लैरिटी होगी उसकी, क्या होगी सर, क्लैरिटी होगी उसकी, जो ऑडिट रिपोर्ट होगा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप में होगी। तीसरी चीज़ है सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में होगी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फिर चौथी चीज़ है इम्पार्शियल होगी। इम्पार्शियलिटी का मतलब है ऑडिट की रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशन डालना है, कुछ भी चीज़ें तो किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगा ऑडिटर। जिसकी ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी वो इम्पार्शियल होगी, किसी के दबाव में आके वो रिपोर्ट को मतलब मॉडिफाइड अनमोडिफाइड जो चीज़ें चेंज नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी। क्या सर, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी उनमें इन्फॉर्मेशन होगी, क्लियर तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, बस ये चीज़। फिर है टाइमलीनेस, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट टाइमलीनेस देगा, उसको कहते हैं गुड ऑडिटर्स की रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट है उसको बोलेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छी रिपोर्ट है, ठीक है, सिंपल सा मैटर है। सर अब इसको कैसे याद करना है, तो निमोनिक में बताऊंगा, अभी 1 मिनट रुको, पहले तुम ये याद तो कर लो अंदर का एक एक लाइन की। डिस्क्लोजर, ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। ऑडिटर रिपोर्ट जो होती है शुड प्रॉपरली डिस्क्लोज करे ऑल रिलीवेंट फैक्ट एंड ट्रुथ, ये इतना याद रखो, ये काट लो दो, इसको काट दो, ठीक है। ऑडिटर जो है प्रॉपर डिस्क्लोज करेगा जो भी रिलीवेंट फैक्ट था, जो भी ट्रुथ था, जो भी रिलीवेंट चीज़ें डिस्क्लोज करेगा। दूसरी चीज़ है क्लैरिटी, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, ठीक है। इतना ही लिखो बहुत है। फिर तीसरा पॉइंट सिंप्लिसिटी है, ऑडिटर की रिपोर्ट शुड बी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर। यूजर के लिए क्या होगी, इजी लैंग्वेज में लिखो, सिंपल लिखो, इट शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ मत करो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छी ऑडिट रिपोर्ट का। इम्पार्शियलिटी का मतलब समझा दिया कि ऑडिटर अनबायस्ड रहना है, बायस्ड होकर किसी के दबाव में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपनी ऑडिट रिपोर्ट मत बनाना, ठीक है। रिकमेंडेशंस मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिकमेंडेशन को काट दो, ठीक है। इट शुड द रिपोर्ट शुड बी अनबायस्ड, इतना याद रखो, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन बेस्ड, क्या बोला गया, ओनली रिलीवेंट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब सर एक्यूरेट और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, जो काम की इन्फॉर्मेशन है और जो सही इन्फॉर्मेशन है, ऑडिटर तुम प्लीज वही इन्फॉर्मेशन देना, ओके। फिर है सर टाइमलीनेस। सर टाइमलीनेस का मतलब हो गया ऑडिटर प्रिपेयर करे और प्रेजेंट करे स्टैपुलेटेड टाइम में, मतलब भैया
जब प्रेजेंट करनी थी, जब मान के चलो जनरल मीटिंग होनी है, तो जनरल मीटिंग से पहले आपने अपनी ऑडिटर की जो रिपोर्ट है तुमने बना के दे दी है, ठीक है, कंपनी को। या फिर जो ड्यू डेट है, जब तक तुमको बनाने का बोला तो तुमने अपनी जो रिपोर्ट है ड्यू डेट से पहले बना के दे दी, ड्यू डेट तक आपने बना के दे दी। टाइमली आपको देना है, जिससे हेल्पफुल होगा किस चीज़ में डिसीजन लेना है। जैसे जनरल मीटिंग है तो तुमने रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हो, तुम लेट करे जा रहे हो, हालांकि पेनल्टी वगैरह लगेगी, ठीक है, लेकिन तुम लेट कर रहे हो तो ये अच्छी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर तुम टाइम पे देते हो, जनरल मीटिंग से पहले तुमने रिपोर्ट वगैरह दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हेल्प करेगा किसको, शेयर होल्डर को डिसीजन लेने में, ठीक है। ये था। अब इसके निमोनिक याद करना है, ध्यानचंद, ध्यान का मतलब डी उठा लो, सी से चंद से सी उठा लो, एस से शिमला, शिमला से एस उठा लो, एस से शिमला मत उठाओ, शिमला से एस उठा लो, आईआईटी उठा लो फिर, ठीक है। क्या है, ध्यानचंद शिमला से शिमला के आईआईटी में पढ़ने गए। क्या हुआ सर, ध्यानचंद शिमला के आईआईटी में पढ़ने गए, तो डी सी एस आई आई टी, ठीक है। तो डी सी एस आई आई टी, हमारा डी से हो जाएगा हमारा डिस्क्लोजर, सी से हमारा क्लैरिटी, एस से हो जाएगा सिंप्लिसिटी, ठीक है। फिर आई आई टी, ठीक है, ये हमारा निमोनिक है, आई आई टी। आई से इम्पार्शलिटी, फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड, फिर टी से टाइमलीनेस, ठीक है सर। चलो फिर यहाँ तक हो गया, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ इस पर मैं। चलो सर, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सर ऑडिट की रिपोर्ट का क्या कंटेंट होगा, जो हम ऑडिट की जो रिपोर्ट बनाएंगे उसके अंदर सर हमारा क्या कंटेंट होगा सर। तो देखो सर, कंटेंट के बारे में इन्होंने तीन तीन तरीके से बताया हुआ है कि भाई ये कंपनी से 2013 बोलता है कि ये चीज़ें डालना होगा तो तुम्हें डालना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 700 बोलता है तो अपने को वो चीज़ डालना है तो डालना है। फिर एज पर कारो, ये कारो में भी पढ़ाऊंगा, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 जो बोलता है उस हिसाब से अपने को डालना पड़ेगा, ठीक है सर। कंपनी सर 2013 क्या बोलता है, मैंने आपको चैप्टर 7 में पढ़ाया हुआ था, सेक्शन 143 से रिलेटेड वो सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो सर अपने को दो जगह याद रखना है क्या सर, नहीं सर, दो जगह बिल्कुल भी याद नहीं रखना है अपने को, सिर्फ ये तो सिर्फ देखो इतना ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी ऑडिट क्या है, चैप्टर नंबर 7 में जो जो ये कंटेंट तो है वहाँ पे, तो वहीं पे याद करना। ये सिर्फ मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, डेमो के लिए डाला है, यहाँ पे याद मत करना। आपको बता भी देता हूँ कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 143(2) में बोला था भैया ऑडिटर शुड रिपोर्ट करे, क्या रिपोर्ट करे, टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे कि भैया अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कंपनी के अफेयर्स ऑफ दी कंपनी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही ज्ञानबाजी दे रहा है भैया। ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सब चीज़ है, ठीक है। फिर सेक्शन 143(3), सेक्शन 143(3) क्या बोलता है, ये सब रिपीट लिखा हुआ है ना मैंने, रिपीट का मतलब अपन ने पढ़ लिया। सेक्शन 143(3) मैंने आपको पढ़ाया था, शायद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सेक्शन 143(3), मुझे देखने दो एक बार। सेक्शन 143(3) नीचे डला होगा, ठीक है, कहीं चला गया वो, मैं लेके आया था यहाँ पे सेक्शन 143(3). क्यों लेके आए थे सर आप, क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो इसलिए मैं याद दिलाने के लिए लाया था सेक्शन 143(3). सर क्या बोला गया है, हमने वो डब्बे पढ़े थे 3, ठीक है, कि हाँ जो जो ऑडिटर है उसको पावर है, किस चीज़ की पावर है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है कंपनी का, चाहे कंपनी में रखा हो, चाहे भी कहीं और रजिस्टर्ड प्लेस पर रखा हो या फिर कहीं और रखा हुआ, वो चेक कर सकता है, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय से बातचीत कर सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेना है तो वो ले सकता है। फिर कुछ और चीज़ें भी दे रखी हुई थी कि भैया इन चीज़ों पर क्या करना है, ऑडिटर को रिपोर्ट वगैरह करना है। सर क्या करना है कि भाई इस चीज़ के ऊपर उसको रिपोर्ट करना है, क्या करना है सर, रिपोर्ट क्या करना है सर, कि वेदर ही सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। मतलब वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मैंने ले ली है कंपनी से, ठीक है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, लॉ के हिसाब से कैप्ट है कि नहीं, मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पे याद मत करो। कंपनी कंपनी ऑडिट में पढ़ना है इस चीज़ को कि भैया किस चीज़ में अपने को रिपोर्ट करना है, ये वहीं पे पूछा जाएगा, यहाँ पूछने के चांसेस नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बने कि नहीं बने, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारे पॉइंट्स वही हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 4 भी वही रिपीटेड रिपीटेड, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मत पढ़ो। ये देखो सेक्शन 143(12) क्या बोला गया है, फ्रॉड रिपोर्टिंग से रिलेटेड बोला गया है कि भैया कुछ भी फ्रॉड वगैरह मिला तो तुम्हें रिपोर्ट करना। ये चीज़ें क्या है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा, ठीक है सर। यहाँ तक मैं अपने चैप्टर अपना जो लेक्चर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700 पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या बोला गया, देखो मैंने ऊपर पढ़ाया भी था सर आपको कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है, वो चीज़ डालना पड़ेगा, वो चीज़ मैंने पहले पढ़ा दी, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे मत पढ़ना। फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700
कुछ बोलता है वो अपन कल के क्लास में पढ़ेंगे, और साथ में अगर कंप्लीट हुआ, अगर टाइम रहा तो अपन कारो 2020 भी पढ़ेंगे कि भैया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आना चाहिए। और जल्दी से फटाफट लाइक कर दो इस वीडियो को, और अभी भी तुमने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कुछ नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी तो वो मैं आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, CMA फाइनल का मैंने 20C पेपर नंबर 20C एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप चालू किया हुआ है। तो अगर कोई आपके सीनियर वगैरह हो, पूरे इंडिया में अभी तक किसी ने वो लेक्चर स्टार्ट नहीं किया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, पेपर 20C अभी तक तो नहीं है, आगे आएगा तो मुझे नहीं पता। अभी तक तो पूरे इंडिया में किसी भी टीचर ने स्टार्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपका कोई सीनियर फाइनल में है पेपर नंबर 20C, ठीक है, इलेक्टिव में, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स रेफर कर देना, ठीक है। लिंक वगैरह यूट्यूब वगैरह पर डली हुई डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी मैं डलवा दूंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी चलो, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जो पहली बार आया होगा, ठीक है। चलो, और जिसने अभी तक नहीं किया होगा, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलो, टेक केयर, बाय बाय।